वेलकम टू आवर चैनल जेके गॉसिप्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की एसएसबी के जो 5 डेज का प्रोसीजर रहता है उसके बारे में। कल ही हमने आपको एक फॉर्म बताया था जो आर्मी ने जैक का निकाला, जो कि डायरेक्ट एंट्री है। वैसे ही काफ़ी सारी डायरेक्ट एंट्रीज रहती है, जैसे आपका जैक हो गया, टेक्निकल एंट्री हो गई एंड एनसीसी हो गई। बाकी जैसे एयरफोर्स में आपको रिटर्न क्लियर करना पड़ता है एफकैट का, अगर आपके ग्रेजुएशन के बाद जाना है। तो आर्मी में भी आपको सीडीएस का रिटर्न क्लियर करना पड़ता है। नेवी के लिए आईनेट का है। वैसे ही आप कोस्ट गार्ड में भी वाया जैक जा सकते हैं। और इन सब की जो एसएसबी रहती है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सिमिलर रहती है। बस जो फ्लाइंग ब्रांच में जाते हैं एयरफोर्स के लिए, उनके लिए एक टेस्ट एक्स्ट्रा होता है। बाकी जो एसएसबी प्रोसीजर है वो सबका सेम रहता है। इसीलिए हम इस वीडियो में सबका जो एसएसबी प्रोसीजर है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब आप फॉर्म फिल करते हैं, उसके कुछ जहाँ भी डायरेक्ट एंट्रीज जो भी रहती है उसमें कुछ मंथ और 2 मंथ के बीच में आपको एक मेल आ जाता है। और उस मेल में मतलब शॉर्ट लिस्टिंग का मेल आता है। अगर आपने फॉर्म करेक्ट फिल किया है और आपको जो भी उन्होंने आपका एक परसेंटेज रखा है, आपने वो परसेंटेज अगर आपका है अपने ग्रेजुएशन में, तो फिर आपको एक मेल आ जाता है शॉर्ट लिस्ट होने का। और उसी मेल में वो आपको सेंटर भी बताते हैं कि आपकी किस सेंटर में एसएसबी होगी। देन आपको उस डेट पे और जो भी रिपोर्टिंग टाइम उस कॉल लेटर में लिखा है, उस रिपोर्टिंग टाइम पे आपको उस सेंटर में पहुंचना होगा। आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी उस कॉल लेटर में मांगे गए हैं वो ओरिजिनल प्लस उनकी जो 2 कॉपीज हैं वो अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। उनमें से कुछ होते हैं 10th की मार्कशीट एंड डिप्लोमा, 12th की मार्कशीट एंड डिप्लोमा, और आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट। ये याद रखें, सिर्फ लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट कुछ स्टूडेंट्स ले जाते हैं बट फिर उनको वहाँ से वापस भेज दिया जाता है। इसलिए सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट प्लस आपकी जो डिग्री है। और अगर जैसे लॉयर्स है जो जैग एंट्री के लिए जा रहे हैं, आपको जो बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होती है उसका आपको वो लेके जानी पड़ती है, आपको सर्टिफिकेट उसका लेके जाना पड़ता है। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है देन आप अपने कॉलेज से एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि आपका कॉलेज जो है वो बार काउंसिल के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड है। वैसे ही हर एक कोर्स का अलग अलग आपके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कॉल लेटर में मेंशन होते हैं। इसके बाद जब आप जाते हैं, आप गेट एंटर करते हैं, तो आपकी सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन होती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ही आपको नेक्स्ट स्टेज यानी कि स्टेज 1 जो है स्क्रीनिंग, वो आपको देने देंगे वो, अदरवाइज वो आपको घर भेज देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप वहाँ से वापस ना आए बिना टेस्ट किए, तो अपने डॉक्यूमेंट्स का खूब ध्यान रखे जाएं। और कोविड-19 के चलते हुए आपको एक कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट भी वहाँ पे लेके जाना पड़ता है और उसकी रिपोर्ट 48 आवर्स से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ट्रैवलिंग से 48 आवर्स से पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद आपका जो फर्स्ट टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स जिनके सब होते हैं उनका फर्स्ट स्टेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट स्टेज में सबसे पहले होता है OIR, जिसमें आपकी रीजनिंग टेस्ट होती है, जिसमें वर्बल प्लस नॉन वर्बल दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादातर जो देखा गया है वहाँ पे क्यूब के क्वेश्चन आते हैं कि आर दीज क्यूब्स अलाइक, या फिर नेक्स्ट फिगर कौन सी होगी, या फिर इसके ऑपोजिट कौन सा होगा, ये आप वैसे भी सॉल्व करते होंगे। बाकी क्वेश्चंस भी आते हैं बट ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो OIR में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में ये इंट्यूशन रहती है कि OIR का जो है SSB में या स्क्रीन इन होने में कुछ फंक्शन नहीं होता, बट इसका एक मेजर रोल होता है। तो इसको आप ऐसे ही मत लें। OIR की खूब प्रैक्टिस करके जाएं घर से, ताकि आप वहाँ पे इसमें एक हाई स्कोर कर सकें। और OIR में डिफरेंट सेंटर्स में डिफरेंट टाइम होता है। जैसे कई बार वो 40 क्वेश्चंस देते हैं जिनको 17 मिनट्स में करना है, देन 5 मिनट्स की ब्रेक मिलेगी, देन दोबारा 40 क्वेश्चंस इसको 17 मिनट्स में करना है, नॉट 5। देन किसी सेंटर में ऐसा भी होता है कि 50 क्वेश्चंस को 30 मिनट्स में करना है, बट उनका डिफ़िकल्टी लेवल शायद थोड़ा ज़्यादा हो, इसलिए हर सेंटर ने अपनी मर्जी से टाइम सेट किया होता है। और क्वेश्चंस भी वो भी डिफरेंट होते हैं, उसका नंबरिंग भी डिफरेंट होता है। तो उसके बाद जब आपका ये OIR का टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको कुछ मिनट्स का ब्रेक मिलता है एंड देन आपका सेकंड टेस्ट दैट इज PPNDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ये स्टार्ट होता है। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, इस पर आपने बहुत फोकस करना है। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट में आपको एक स्टोरी स्क्रीन पर दिखाई जाती है। इट इज़ शोन फॉर 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स में आपके दिमाग में जो
भी आ रहा है, आप उसको जो भी परसीव कर रहे हैं उसको आपने एक स्टोरी में लिखना होता है। इसमें आपने एक चीज़ का खूब ध्यान रखना है कि स्टोरी पॉजिटिव होनी चाहिए। आपको एक अपना हीरो लेना है, इट कैन बी मेल, इट कैन बी फीमेल, और उसके ऊपर एक स्टोरी बनानी है। बट रिमेंबर, स्टोरी मस्ट बी पॉजिटिव। अगर आप एक नेगेटिव स्टोरी लिखते हैं तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं। तो इस चीज़ को, पॉजिटिविटी को दिमाग में रखते हुए आप एक स्टोरी बनाएंगे। स्टोरी लिखने के लिए आपको 5 मिनट्स मिलते हैं। उसमें जो 1 मिनट रहता है वो उस शीट पे, उसमें एक बॉक्स रहता है जिसमें आपने जितने कैरेक्टर्स देखे वो लिखने होते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर एज, देयर जेंडर एंड व्हाट वाज देयर मूड इन द पिक्चर। आप देखेंगे आपको दिख ही जाएगा। बट जनरली जो पीटी एंड डीटी की पिक्चर होती है वो थोड़ी सी हेजी होती है, इसीलिए डिफरेंट बच्चा उसको डिफरेंट वे से परसीव करता है। आप ये बिल्कुल मत सोचे बाद में कि मैंने जो स्टोरी बनाई है वो अच्छी नहीं है, इसको तो कुछ और ही दिख गया। ये परसेप्शन टेस्ट है, कोई भी कुछ भी परसीव कर सकता है। उस बेस पे आप स्टोरी लिखेंगे एंड साइड पे एक लाइन लगी होगी, एक्शन करके लिखा होगा, एंड देन एक लाइन होगी जिसमें आपने टाइटल लिखना है कि एक्चुअली उस स्टोरी में एक्शन हो क्या रहा है। उसको आपने 3-4 वर्ड्स में लिखना है। देन बाकी जो टाइम बचा उसमें आपने अपनी स्टोरी लिखनी है। ट्राई करें स्टोरी पूरी फिनिश करें, उसको इतना लंबा भी ना कर दें कि आपसे स्टोरी खत्म ही ना हो। और जब आप ये सब कर रहे हैं, जब आप बॉक्स में, जो मैंने आपको पहले बोला था नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड ऑल, ये सब लिखना है, तो उसमें जब आपको असेसर बता रहे होंगे कि आपने कैरेक्टर्स कैसे लिखने हैं, मेन कैरेक्टर कैसे बताना है, उस चीज़ को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि आपने असेसर को केयरफुली सुना है या नहीं। समटाइम्स वो कह देते हैं कि जितने कैरेक्टर्स हैं उतने एक्स मार्क करें, मेन कैरेक्टर को सर्कल कर दें। तो इस चीज़ को काफ़ी ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, एंड जैसा उन्होंने कहा है वैसे ही उस बॉक्स में आप सब कुछ मार्क करें। जब ये टेस्ट हो जाता है आपको उसके बाद फिर कुछ मिनट्स की ब्रेक मिल जाती है। उस ब्रेक में आपने क्या करना है, जो भी आपने स्टोरी लिखी है उसको बार बार रिवाइज करते रहना है, क्योंकि उसके बाद स्टार्ट होता है आपका नरेशन और डिस्कशन। नरेशन में आपको 1 मिनट में अपनी स्टोरी असेसर्स के सामने नरेट करनी होती है। आपके जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पे 200 या जितने भी गए होंगे उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, 20 to 25 एक ग्रुप में रखे जाते हैं, और 3 to 4 असेसर्स जो होंगे वो आपके सामने बैठे होंगे और आपको अपनी स्टोरी नरेट करनी है। चेस्ट वाइज सबको अपनी जो स्टोरी है वो वहाँ पे नरेट करनी है। तो 1 मिनट में जब आपने वो स्टोरी नरेट करनी है तो आप उसमें नर्वस ना हो। रिमेंबर वन थिंग, यू शुड बी कॉन्फिडेंट एंड लाउड। कोविड-19 के टाइम पे हमने वो शील्ड पहन रखी होती है, उसकी वजह से आपको लगता है आप लाउड हो, बट असेसर तक आपकी इतनी आवाज़ नहीं पहुंच पाती है। तो अगर आपने वो शील्ड पहनी है तो थोड़ा और लाउड बोले, नहीं भी पहनी है, योर वॉइस शुड बी क्लियर, यू शुड बी कॉन्फिडेंट एंड योर वॉइस शुड बी लाउड। और इसके लिए आप बीच में फंबल ना करें, नर्वस ना हो। इसके लिए अपनी स्टोरी जो है, जब आपको ब्रेक मिली उसको बार बार रिवाइज करते रहें, ताकि जैसे ही आप वहाँ जाए आप 1 मिनट में फ्लो में अपनी स्टोरी उनके सामने नरेट कर दें और वो भी कॉन्फिडेंटली। उसके बाद आता है आपका ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में आपने डिस्कशन करने के बाद एक कॉमन स्टोरी पे आना होता है। तो ग्रुप डिस्कशन में आपने अपने 2-3 पॉइंट रखने हैं, 2-3 पॉइंट ज़रूरी रखने हैं, अदरवाइज आप चुप रह जाएंगे और आप असेसर को दिखेंगे ही नहीं कि आप कुछ बोल भी रहे हैं। आप अपने 2-3 पॉइंट्स रखें कि आप क्या कह रहे हैं, कि कॉमन स्टोरी में आप क्या ऐड हो सकता है, बट ट्राई नॉट टू डोमिनेट। अगर आप डोमिनेट कर देंगे उसको और किसी और को बोलने ही नहीं देंगे तो असेसर को ऐसे लगेगा कि आप किसी और को मौका ही नहीं देते, और एक लीडरशिप क्वालिटी ये नहीं होगी। जो लीडर है वो अपनी तो कहेगा, साथ में अपने ग्रुप मेंबर्स की सुन के चलेगा। तो इट्स गुड कि आप अपने 2-3 पॉइंट्स रखें, प्लस दूसरों को भी बोलने का मौका दें, जिसकी वजह से आप एक कॉमन स्टोरी पे आ सकें। बट जनरली ग्रुप डिस्कशन में कई बार वहाँ पे फिश मार्केट बन जाती है। जो फ्रेशर्स हैं उनकी तो नहीं, बट जो रिपीटर्स हैं उनकी बन जाती है। तो उसमें आप अपने पॉइंट्स रखना चाहते हैं, बट जो आप बोल रहे हैं वो साथ वाले सुन नहीं रहे होते, क्योंकि एक टाइम पे काफ़ी सारे बोल रहे होते हैं। तो इसीलिए अपना बेस्ट नरेशन में दें, क्योंकि हो सकता है ग्रुप डिस्कशन में आप वो चीज़ नहीं दे पाए, तो नरेशन में आप अच्छे से असेसर को दिख जाए। बट रिमेंबर 2-3 पॉइंट ग्रुप डिस्कशन में अपने ज़रूर दें। तो अगर आपको लग रहा है कि आपने जब स्टोरी लिखी थी आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, तो अगर आपको उसको कंप्लीट नरेशन में बोलना है तो टेक परमिशन फ्रॉम द असेसर कि मेरी इनकम्प्लीट रह गई थी, क्या मैं उसको अभी कंप्लीट कर सकता हूँ। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी स्टोरी जो है वो इतनी अच्छी नहीं बनी है, तो अपना बेस्ट नरेशन में दो।
वही स्टोरी बोलो, स्टोरी को चेंज मत करो, बट उसको इतना लाउड और कॉन्फिडेंटली बोलो कि सुनने वाले को भी लगे हाँ इसमें क्वालिटी है एक ऑफिसर की। स्क्रीनिंग में आप देखिए वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं और उसमें अपने आप को दिखाना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। इसीलिए अपना बेस्ट देने की कोशिश करें नरेशन में जब स्टोरी राइटिंग कर रहे हैं, और डिस्कशन में अगर आप दे सकें तो बहुत अच्छी बात होगी। 2-3 पॉइंट मैं आपसे कह रही हूँ ज़रूर दें, बट डोमिनेट ना करें, ये मत करें कि आप किसी को बोल नहीं देंगे। और एक और चीज़ है, जैसे मैंने OIR बोला था, अगर आपका PPNDT एवरेज गया है बट OIR में आपने बहुत अच्छा किया है तो भी आपके चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। और अगर OIR में एवरेज गया है बट PPNDT बहुत अच्छा गया है तब भी आप सिलेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए कोशिश करें दोनों में अपना बेस्ट देने की। देन जो बच्चे गए हैं उस कुछ देर के बाद 1 घंटे या 2 घंटे के बाद उसका रिजल्ट आ जाता है। कुछ उसमें से लाइक 200 हैं तो हो सकता है 40, 30 जो जितना उनका मन है उसमें से वो बच्चे सिलेक्ट कर लेते हैं, बाकियों को घर भेज दिया जाता है। कुछ फिक्स्ड नंबर नहीं है, वो आर्मी वालों को विश होती है वो जितने रखना चाहें। समटाइम्स पूरा का पूरा बैच ही वॉश आउट हो जाता है, अगर उनको कोई पसंद नहीं आता तो पूरा का पूरा बैच भी वॉश आउट हो सकता है, या फिर हो सकता है बहुत कम बच्चे रखें। दैट्स वाई अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। देन जो 30 to 40 जो भी बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन अगेन होता है, उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी साइन कराए जाते हैं जैसे नो रिस्क सर्टिफिकेट एंड ऑल, और जो आपसे फोटो कॉपी उनने मंगवाई होती है सेल्फ अटेस्ट करके वो फिर वहाँ पे सबमिट हो जाती है। देन आपको अपने रूम्स जो है वो अलॉट कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट डे जो सेकेंड स्टेज का प्रोसीजर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है साइकोलॉजी टेस्ट से। साइकोलॉजी टेस्ट में कुछ भी ओरल नहीं होता, उसमें 4 टेस्ट रहते हैं, चारों के चारों रिटन टेस्ट रहते हैं। इसमें साइकोलॉजिस्ट आपकी पॉजिटिविटी और आपके माइंड की जो क्वालिटीज़ हैं वो देखने की कोशिश करता है कि क्या ये बच्चा एक्चुअल में आर्मी ऑफिसर बनने लायक है। देयर आर 15 क्वालिटीज़ विच दे आर ट्राइंग टू फाइंड इन यू। आप इंटरनेट पे देखेंगे आपको ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ मिलेंगी, जैसे लीडरशिप हो गई, सोशल अडेप्टेबिलिटी, स्टैमिना एंड ऑल दैट। वो उसमें सब कुछ देखेंगे जब आप कि इस बच्चे में ये चीज़ है। दैट्स वाई जो सबसे पहला टेस्ट होगा वो होगा टैट। टैट में भी आपके सामने एक पिक्चर आएगी जिसके ऊपर आपने स्टोरी लिखनी है, बट यहाँ पे आपको पिक्चर लिखने के लिए 4 मिनट्स मिलेंगे। PPNDT में आपको 5 मिनट्स मिले थे क्योंकि वहाँ पे एक बॉक्स में आपने कैरेक्टर्स वगैरह भी मेंशन करने होते हैं और एक्शन भी लिखना होता है। बट टैट में आपको एक्शन या वो कैरेक्टर्स वगैरह मेंशन करने की, मूड कुछ भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली अपनी एक स्टोरी लिखनी है। बट 4 मिनट्स में आपकी स्टोरी कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे ही आपके 4 मिनट्स कंप्लीट होंगे, पहले 30 सेकेंड्स के लिए आपको पिक्चर दिखेगी, देन 4 मिनट्स मिलेंगे, देन एक बीप होगा जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि स्क्रीन पे नेक्स्ट जो स्टोरी है वो स्लाइड जो है वो आ चुकी है। फिर 30 सेकेंड उसको बहुत ध्यान से देखें। ये मत करें कि उस 30 सेकेंड में मैं स्टोरी लिख लूँ, बिकॉज हो सकता है उस स्टोरी में, उस पिक्चर में कुछ हो जो आप मिस कर रहे हैं। इसीलिए उस पिक्चर को 30 सेकेंड तक बहुत ध्यान से देखें, देन अगेन उस पर स्टोरी। ऐसे 11 पिक्चर्स आपके सामने सबसे पहले आएंगी, देन 30 सेकेंड्स और मिलेंगे, उसमें 12th जो आपके सामने स्लाइड आएगी वो ब्लैंक होगी। उस ब्लैंक स्लाइड पे आपको जो पिक्चर लिखनी है वो कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसके लिए अच्छा होगा कि आप घर से एक स्टोरी जो है वो बनाएं घर पे रह के, और उसको रिवाइज करके जाएं, लर्न करके जाएं, ताकि वहाँ पे आपको सोचना ना पड़े। और अच्छा होगा कि उसको आप अपनी लाइफ पे या अपने प्रोफेशन पे लेके बनाएं, तो थोड़ा सा वो रियलिस्टिक भी लगती है। ज़रूरी नहीं है कि अपनी ही स्टोरी लिखनी है, बट अगर आप ऐसे बनाएं तो दैट वुड बी गुड। तो इन सब स्टोरीज में एक चीज़ याद रखें, बी पॉजिटिव। आपका एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड जो है वो साइकोलॉजिस्ट बहुत ध्यान से देखता है, इसीलिए अगर आप कहीं भी नेगेटिव हैं तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं। उन सारी स्टोरीज में ट्राई टू बी पॉजिटिव। नेक्स्ट टेस्ट आता है आपका वैट। इसको कहते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें आपको एक वर्ड स्क्रीन पे आता है, 15 सेकेंड्स में आपने उसके ऊपर एक सेंटेंस लिखना है। 15 सेकेंड कंप्लीट होते ही बीप होगा एंड सेकेंड आपके पास सेंटेंस उस पर आ चुका होगा बोर्ड पे। अगर आप कोई मिस कर देते हैं तो वो चला जाएगा। दैट्स वाई बहुत ध्यान रखें, जैसे ही आपको एक आवाज़ आएगी स्क्रीन पे देखें नेक्स्ट वर्ड आ चुका होगा। बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस मत लिखें, बिकॉज वो 15 सेकेंड्स में कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट रह जाएगा। और इसमें भी ट्राई टू बी पॉजिटिव। बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स जो हैं वो आपको वैट में दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉर,
वॉर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक वॉर क्राई मोटिवेट्स द सोल्जर। मैं इसको नेगेटिव साइड नहीं लेके गई, बहुत से पॉजिटिव वर्ड्स भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लव, ब्राइट एंड ऑल। तो ये वर्ड्स जो हैं इन पे आपने सेंटेंसेस बनाने होते हैं। इसके लिए एक मैं चीज़ आपको बोलूँ, गाइड बुक से लर्न मत करें, बिकॉज वो साइकोलॉजिस्ट के पास गाइड बुक वाले आंसर्स जो है सेंटेंसेस बहुत बार जा चुके होते हैं। ट्राई टू बी ओरिजिनल, अपने सेंटेंसेस लिखें। हाँ, अगर आपको लर्न करने ही हैं तो अराउंड घर पे 150 to 200 वर्ड्स प्रैक्टिस करें, उसमें से कुछ ना कुछ वर्ड्स वहाँ आ जाएंगे। अपने ही सेंटेंसेस जो आपने घर पे प्रैक्टिस किए हैं वही वहाँ पे लिखें, गाइड बुक वाले मत लिखें, ताकि उनको पता चल सके कि ओरिजिनली आप कैसे हैं। बैट में 60 वर्ड्स आते हैं और वो आपको अराउंड 15 मिनट्स में आपको वो क्लियर करने होते हैं, क्योंकि 15 सेकेंड एक आपको वर्ड के लिए मिलता है। नेक्स्ट टेस्ट आता है आपका नेक्स्ट टेस्ट आता है आपका SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसमें आपको सिचुएशंस दी होती हैं और आपको अपने रिएक्शंस लिखने होते हैं। यहाँ से असेसर ये फाइंड आउट करने का ट्राई करता है कि आप किसी सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करते हैं। अगर आपको दो सिचुएशन सेम आती हैं तो आप सेम रिएक्शन लिख सकते हैं, क्योंकि सेम सिचुएशन में आप सेम रिएक्ट कर रहे हैं। अब मैं इसकी आपको एग्जांपल दूं तो कभी कभी बहुत सिंपल सेंटेंसेस भी आते हैं कि आप एक मूवी देखने गए एंड बारिश हो गई, तो आप क्या करेंगे। मतलब इस तरह से तो नहीं पूछा जाता, लाइक आपसे पूछेंगे यू वेंट टू वॉच अ मूवी, व्हेन यू आर कमिंग बैक होम इट स्टार्टेड रेनिंग, सो यू, देन आपको अगला लिखना होता है। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें कि अम्ब्रेला निकाला और घर चला गया, कैब की और घर चला गया, या अपनी गाड़ी में घर चला गया, या फिर बारिश एंजॉय करते हुए पैदल घर चला गया, या फिर ये भी लिख सकते हैं एक शॉप थी पास में, वहाँ पे बारिश रुकने का वेट किया, बारिश रुकी और वो चला गया। इस तरह से आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट रिएक्शन होगा। समटाइम्स ये भी देते हैं कि आप सोए थे, नींद खुली तो आपके बेड के पास एक स्नेक था, आप उस पर कैसा रिएक्ट करेंगे। या फिर आप किसी से शादी करना चाहते हैं बट आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो क्या करेंगे। इस तरह के सेंटेंसेस वहाँ पे रहते हैं। या फिर ऑफिसर्स के ऊपर होता है कि आपके एक ऑफिसर ने अलग आपको दो ऑफिसर्स हैं जिनमें एक ने कुछ ऑर्डर दिया, दूसरे ने कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर दे दिया, सो देन यू हैव टू राइट द रिएक्शन। तो इसमें भी आप जितना ओरिजिनल रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। यहाँ से असेसर ये देखता है कि आप किसी सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करते हैं। इसके लिए आपको 30 सेकेंड मिलते हैं फॉर 1 सेंटेंस, और इसमें भी 60 सेंटेंसेस जो सिचुएशंस है वो आती हैं। 30 सेकेंड आपको पूरा लिखने के लिए नहीं है, देखें आपने वो पढ़ना भी है सिचुएशन एंड देन लिखना है, तो आप उसको 30 नहीं 20 to 15 ही मान के चलें। ऐसे आपने 60 SRTs आपको आती हैं। ट्राई करें ज़्यादा करने की और क्वालिटी अच्छी रखने की, क्योंकि इसका मेरिट लिस्ट में फ़र्क पड़ेगा अगर आप कम कर देते हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट टेस्ट साइकोलॉजी में आता है SD, सेल्फ डिस्क्रिप्शन, जिसमें आपने अपने आप को डिस्क्राइब करना होता है लेकिन दूसरों के ओपिनियन से। पहले आपको पैराग्राफ आता है पेरेंट्स ओपिनियन, कि पेरेंट्स का आपके लिए क्या ओपिनियन है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स ओपिनियन या फिर कलीग्स ओपिनियन या फिर क्लासमेट्स ओपिनियन। अगर आप वर्किंग है तो कलीग्स आ सकता है, अगर आप स्टूडेंट है तो क्लासमेट्स या फ्रेंड्स आ सकता है, वो आपको उस टाइम बता देंगे। तो फ्रेंड्स ओपिनियन में आपने बताना है कि आपके फ्रेंड्स आपके लिए क्या ओपिनियन रखते हैं, उनको आपके लिए क्या पसंद, आपका क्या पसंद है और क्या वो आप में पसंद नहीं करते हैं और उसको आपने कैसे ठीक कर रहे हैं। वही पेरेंट्स में भी करना है आपने। नेक्स्ट पैराग्राफ आता है आपका टीचर्स ओपिनियन। अगर आप वर्किंग हैं तो आपका एम्प्लॉयर्स ओपिनियन वहाँ पे आ जाएगा। वहाँ पे भी आपको लिखना है कि आपके जो टीचर्स हैं वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या आपकी खूबियाँ हैं जिसकी वो तारीफ़ करते हैं। आप थोड़ा सा उसको रियलिस्टिक लिखें कि आप जैसे लिख रहे हैं कि अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तो आप कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं, थोड़ा सा मेंशन करें। एंड थोड़ी सी जो आपकी चीज़ें हैं जो उनको नहीं पसंद है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ आता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन, कि आप अपने लिए क्या ओपिनियन रखते हैं। एंड अगर उससे नेक्स्ट पैरा हो सकता है वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ, तो फिर आप नेक्स्ट वाले में वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ मेंशन करेंगे, नहीं तो आप इसमें सेल्फ में भी 1-2 वीकनेस मेंशन कर सकते हैं। कभी कभी लास्ट पैरा 5th पैरा ये भी होता है द पर्सन आई वांट टू बी। तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन के लिए आप घर से ही एक अच्छी सी सेल्फ डिस्क्रिप्शन अपनी प्रिपेयर करें, उसको लर्न कर लें, ताकि वहाँ जाके आपको सोचना ना पड़े और आप बहुत अच्छी सेल्फ डिस्क्रिप्शन वहाँ पे बना लें। अपनी सेल्फ डिस्क्रिप्शन अगर आप किसी से चेक करवा सकते हैं जिसको इस चीज़ का थोड़ा नॉलेज हो, तो प्लीज़ 1-2 बार चेक करवाएं।
ताकि वहाँ पे आप कुछ नेगेटिव ना लिखाएं। यहाँ पे आपका साइकोलॉजी टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगर कुछ स्टूडेंट्स का जो स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स या कुछ भी उन्होंने रैंकिंग रखी होगी, उनका फर्स्ट डे जो है वो इंटरव्यू हो जाता है। आपको जैसे मैंने कहा था कि एक डॉक्यूमेंटेशन होती है स्क्रीनिंग होने के बाद, उसमें आपको एक PIQ दिया जाता है। उसमें आपने मतलब होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन है, आपको अपने पर्सनल जो भी आपसे पूछा है, आप कहाँ रहते हैं ना, हाइट एंड आपकी जो भी आपने कुछ किया है, अचीवमेंट्स एंड ऑल, जो भी चीज़ें हैं वो PIQ में आपको पूछी गई हैं, उसको बहुत केयरफुली फिल करें। आपको इंटरनेट पे कहीं ना कहीं PIQ का एक फॉर्मेट मिल जाएगा। आपका जो इंटरव्यू रहता है वो उसी PIQ पे बेस्ड रहता है। आपका इंटरव्यू अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर तो जाता है, कभी कभी ज़्यादा भी होता है। उस 45 मिनट्स में 15 to 20 मिनट्स आपका पर्सनल इंटरव्यू रहता है और वो इंटरव्यू PIQ से निकलता है। आपकी SD के टाइम भी, आपकी SD भी जो है आपने बनाई है वो भी PIQ से रिलेट करती होनी चाहिए। तो आपका जो इंटरव्यू है उसके सामने आपका PIQ होगा, तो उसमें से आपको वो काफ़ी सारे पर्सनल क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। और इंटरव्यू में आपके थोड़ा सा सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी आपका है, एंड नेक्स्ट थिंग जो होगी आपसे थोड़ा करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज पूछ सकते हैं। एंड इसके अलावा वो आपसे पिछले जो आपके 11th-12th के कुछ भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें से 1-2 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। तो इंटरव्यू का कुछ फिक्स नहीं है कि वो क्या पूछेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन द असेसर कि वो क्या पूछना चाहता है। और आपका इंटरव्यू आप बिल्कुल आप पे ही डिपेंड करेगा, आप क्या आंसर देते हैं वहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन निकल जाता है। तो आप इंटरव्यू का थोड़ा बहुत जो है आपको ये कहीं ना कहीं यूट्यूब की वीडियोस में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूँ तो जम्मू में कई बार बच्चे इस चीज़ में बहुत रहते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या नहीं है। अ पर्सन आई नो, ये मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट जस्ट एक ओपिनियन दे रही हूँ। देयर इज मंडोत्रा सर इन जम्मू हु लिव्स इन छन्नी हिम्मत एंड ही इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। आई हैवंट सीन मतलब सच अ पॉजिटिव पर्सन इन माई लाइफ। ही इज अ रिटायर्ड ब्रिगेडियर। और अगर आप उनके पास जाते हैं तो वो आपकी एक छोटी से छोटी चीज़ जहाँ पे आप नेगेटिव हो रहे हैं वो आपको बता देते हैं। तो वो आपको बता देते हैं इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कहाँ आप नेगेटिव जा रहे हैं। तो अगर आप उनसे जाके मिलना चाहते हैं तो आप मिल सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही आप जाएं, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं उनसे मिली हूँ। मैंने भी काफ़ी जगह ढूंढा कि किसके पास जाया जाए फॉर SSB's इंटरव्यू, थोड़ा बहुत गाइडेंस लेने के लिए। When I found Mandhotra sir, he is the best person in J&K in my opinion. Next टेस्ट आपका आता है GTO. GTO जो है वो 2 डेज तक होता है, इट वुड बी ऑन 3rd and 4th डे। इसमें जो टास्क हैं आपके डिवाइडेड रहते हैं, कुछ 3rd डे होंगे, कुछ 4th डे होंगे। आप समझेंगे कि ये ग्राउंड टास्क है तो ये सिर्फ फिजिकल टास्क होगा, लेकिन नहीं, ये मेंटल एंड फिजिकल टास्क दोनों ही, इसमें जो आपकी मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी दोनों ही चीज़ें जो है वो चेक होती हैं। और अगर GTO की बात करें 3rd डे की, तो इसमें सबसे पहले रहती है आपकी ग्रुप डिस्कशन। जो ग्रुप डिस्कशन पहली रहती है उसमें आपको असेसर जो आपके हैं, GTO ऑफिसर जो हैं, वो आपको 2 टॉपिक्स देंगे और उन 2 टॉपिक्स में से आपके ग्रुप को कोई एक चूज़ करना है। रिमेंबर GTO जो है वो ग्रुप टास्क होते हैं, उसमें आपके जो 30-40 स्टूडेंट्स हैं उनको 3 या 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो आप जिस भी ग्रुप में हैं आप उसके बिल्कुल साथ ही चलें। ये मत करें कि अपने आप को दिखाने के चक्कर में आप ग्रुप से डिफरेंट चलें। तो वहाँ पे ग्रुप मेजॉरिटी में डिसाइड करता है कि किस टॉपिक पे वो डिस्कस करना चाहते हैं। देन उस टॉपिक के लिए आपको 15 मिनट्स मिलते हैं। टॉपिक कुछ भी हो सकता है, लाइक वंस देयर वाज अ टॉपिक की जो हिंदू सक्सेशन एक्ट में चेंज आया था, वुमेन को राइट्स मिले थे प्रॉपर्टी में, तो उसमें ये था कि जिसकी बर्थ से उसको राइट होगा। उसमें उन्होंने पूछा था कि इसका क्या जो है फ़र्क पड़ सकता है, वुमेन और स्टेबल होंगी या फिर उनकी फैमिलीज़ में डिस्प्यूट होंगे। इस तरह से उन्होंने 2-3 चीज़ें दी थी और उस पर आपको अपनी डिस्कशन करनी थी। ऐसे ही कई बार इंडो चाइना रिलेशंस पे पूछ सकते हैं, या इंडो रशिया रिलेशनशिप में ये पूछ सकते हैं कि इंडिया के रशिया से रिलेशनशिप चेंज हो रहे हैं, आपको क्या लगता है इसकी वजह है क्या है, कि इंडिया का US से अच्छे रिलेशंस होना, या कुछ भी इस तरह से 3-4 पॉइंट आपको दे देंगे। आप उसमें से कोई भी पॉइंट उठा के उस पर से बोल सकते हैं। ऐसे 2 टॉपिक्स आपको मिलेंगे, एक टॉपिक आपको चूज़ करना है और उस पर आपको 15 मिनट्स तक डिस्कशन करनी है। डिस्कशन के लिए मैं फिर से आपसे वही करूँगी कि अपने 4 to 5 पॉइंट्स ज़रूर दें, बट डोमिनेट ना करें।
कि आप किसी और को ग्रुप में बोलने ही ना दें। और जो 4 to 5 पॉइंट्स दे रहे हैं बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। आप कुछ टॉपिक्स के बारे में घर से पढ़ के जाएं ताकि आपको वहाँ पे अच्छे जो पॉइंट्स हैं, नॉलेजेबल पॉइंट्स हैं, वो अपने आप वहाँ पे रख सकें। देन अगेन नेक्स्ट ग्रुप डिस्कशन में आपको चॉइस नहीं मिलती, आपके पास एक ही टॉपिक होता है और उस टॉपिक पे आपको डिस्कशन करनी होती है। जैसे मैंने पहले आपसे बोला कि जैसे टॉपिक दिया और 3-4 पॉइंट्स दे दिए, आप उसमें से किसी भी पॉइंट पे बोल सकते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ग्रुप, मतलब आपके ग्रुप के अदर मेंबर्स कौन से पॉइंट पे बोल रहे हैं, आपको अपना पॉइंट रखना है। अगर आप ग्रुप वालों के जैसा नहीं बोल रहे हो, इट्स ओके, आप उसमें अपना पॉइंट रखेंगे। नेक्स्ट, और इसमें एक चीज़ है, इसमें किसी कॉमन चीज़ पे नहीं आना है, बस अपने पॉइंट्स रखने हैं एंड देन 15 मिनट्स के बाद ये ग्रुप डिस्कशन खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट जो टेस्ट इसमें आता है वो आता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में आपके सामने एक मैप रख दिया जाता है। वो मैप जो असेसर होंगे आपके, वो आपको क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे ये जगह है, यहाँ पे ये है, ये रोड यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे कच्ची सड़क है, ये पक्की सड़क है, सब कुछ क्लियरली बताएंगे आपको। जो चीज़ें मैप में नहीं है बट आपको चाहिए वो आप इमेजिन भी कर सकते हैं। देन आपको एक शीट मिलेगी जिसके ऊपर लिखा होगा पूरा कि फॉर एग्जाम्पल आप ग्रुप है 15 स्टूडेंट्स का और ग्रुप है 10 स्टूडेंट्स का। आप अपने कॉलेज से किसी एरिया में जा रहे थे, आप रास्ते में चाय पीने के लिए रुके तो वहाँ पे आपके पास कोई आया, उसने बताया कि टेररिस्ट, उसने सुना कि टेररिस्ट जो है वो 11 बजे यहाँ पे बम ब्लास्ट करने वाले हैं, और आपके पास कोई आया, सामने आपके कोई एक्सीडेंट हो गया। इस तरह से 3-4 सिचुएशंस दी होती हैं। फिर 5 मिनट्स मिलते हैं आपको वो पढ़ने के लिए। एक बार पहले वो असेसर भी समझाते हैं, 5 मिनट्स में उसको दिमाग में अच्छे से डाल दो। देन उसके बाद आपको एक शीट मिलती है जिसके ऊपर आपने पूरा अपना वो चीज़ लिखनी होती है कि हम 10 पहले आपको प्रायोरिटाइज करनी है, कितनी क्या प्रॉब्लम्स हैं, पहले क्या सॉल्व करोगे, देन क्या करोगे, देन अपने सॉल्यूशंस लिखने होते हैं उस पर कि आप कहाँ से जाएंगे, आप किस पे जाएंगे, कितने लोग भेजेंगे, ये सब कुछ आपने उसमें लिखना होता है। इसके ऊपर भी आपको कहीं ना कहीं यूट्यूब एंड ऑल इस पर वीडियोज़ मिल जाएंगी, इसके भी प्रैक्टिस कर लें तो इट वुड बी गुड फॉर यू। नेक्स्ट इसके बाद आती है स्नेक रेस। स्नेक रेस एक बहुत एंटरटेनिंग टाइप ऑफ टास्क होता है जिसमें मतलब आपको बेस्ट लगेगा जब भी आप ये करेंगे। स्नेक रेस में आपको एक टेंट फॉर्म में टेंट दिया जाता है जिसे फोल्ड कर दिया जाता है, रोल किया होता है, स्नेक फॉर्म में वो होता है, और उसको आपका ग्रुप उसको पकड़ के जो है वो कुछ 6 हर्डल्स होते हैं जिनको क्रॉस करेगा। इफ़ यू आर अ गर्ल तो वो हो सकता है कि एक हर्डल जो 12 फीट वॉल से जंप करना होता है वो कई बार कह देते हैं कि आपने नहीं करना है, बट हर बार नहीं होता, कई बार आपको 6 के 6 करने पड़ते हैं, और जो बॉयज़ हैं उनको 6 ही करने पड़ेंगे। वो स्नेक लेके आपने वो सारे हर्डल्स जो है वो क्रॉस करने होते हैं। ये चारों ग्रुप्स का साथ में होता है, इट्स अ रेस टाइप। तो अगर ये देखा जाता है कि कौन जीता, बट इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता आपके रिकमेंड होने में। तो जल्दी जल्दी के चक्कर में ऐसा मत करें कि आप गिर जाएं और अपना पाँव तोड़ लें। कई बार बच्चे करते हैं कि वो बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं और उनको लग जाती है। थोड़ा कामली करें, जीते नहीं जीते इट्स ओके। इसमें मैटर करता है कि आपने अपने ग्रुप के साथ, मतलब ग्रुप का कितना साथ दिया, आपने अपने ग्रुप मेंबर्स को जो नहीं आ पा रहे थे उनको कितने आराम से लाया, आप किसी पे गुस्सा तो नहीं हो रहे हो। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, इसीलिए बहुत कामली, बहुत पेशेंट से ये जो टास्क है, ये हर्डल्स हैं, ये क्रॉस करें। जब आप हर्डल क्रॉस कर रहे हैं, 3 लोगों को वो स्नेक पकड़ा ही होना चाहिए, और कुछ रूल्स होते हैं कि रेड को टच नहीं करना वगैरह वगैरह, वो सब आपको असेसर्स वहाँ पे बता देंगे। स्नेक रेस खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट टास्क आता है वो आता है आपका PGT, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। ये सही जो ग्रुप टास्क आता है, इसमें आपको कुछ हेल्पिंग मटेरियल्स दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल रस्सी, प्लैंक जिसे आप पट्टा बोलते हैं, बल्ली, ये 3 हेल्पिंग मटेरियल्स आपको मिलते हैं, और आपको सामने कुछ स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। तो 4 स्ट्रक्चर्स को आपने 45 मिनट्स में क्रॉस करना होता है, और अपने आइडियाज़ देने होते हैं कि हम उस पट्टा, बल्ली, रस्सी को कैसे सेट करेंगे तो हम अगले स्ट्रक्चर पर जा सकते हैं। इसके भी कुछ रूल्स होते हैं जो आपको असेसर्स बताते हैं, उन रूल्स को बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ग्रुप का जितना कोऑपरेट कर सकते हैं करें, क्योंकि सिर्फ आपने आगे नहीं जाना, आपके पूरे ग्रुप ने जाना है। और अगर दूसरे आइडियाज़ दे रहे हैं तो प्लीज़ उसको सुने, सिर्फ अपने आइडियाज़ मत दें। फिर इसमें जब प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क आपको 45 मिनट्स में आपने 4 वो क्रॉस कर लिए, कई बार नहीं भी होते बट कोशिश करें कि आप वो कर लें। फर्स्ट स्ट्रक्चर इजी होगा, सेकंड थोड़ा उससे डिफिकल्ट, थर्ड देन डिफिकल्ट, देन फोर्थ विल बी
मोस्ट डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर जिसको क्रॉस करना आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा। इसके बाद आता है आपका हाफ ग्रुप टास्क। सेम आपका पीजीटी की तरह रहता है, बट पीजीटी में 4 स्ट्रक्चर रहते हैं, इसमें सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर रहेगा और 15 मिनट मिलते हैं उस स्ट्रक्चर को क्रॉस करने के लिए। रूल्स भी सेम पीजीटी की तरह होते हैं, बस इसमें फ़र्क ये होता है वहाँ आप 10 बच्चे होंगे, कैंडिडेट्स होंगे, बट यहाँ पे 5 हो सकते हैं, जितने भी होंगे उसके हाफ होंगे। अगर आप अपने आइडियाज़ उसमें नहीं दे पाए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, आप उसमें नहीं दे पाए आइडियाज़, या आपने दिए किसी ने सुने नहीं, तो ये बेस्ट मौका होता है अपने आइडियाज़ देने का, क्योंकि अब बच्चे कम होंगे, कैंडिडेट्स कम होंगे, आप अपने आइडियाज़ जो हैं वो दे सकते हैं और आप असेसर को दिख भी जाएंगे, हाँ आप कोऑपरेट कर रहे हैं, आपके पास आइडियाज़ हैं। हाफ ग्रुप टास्क के बाद आपका आता है लेक्चरिंग। ये उस डे का लास्ट टेस्ट होगा आपका टास्क। इसमें आपको एक स्लिप पे 4 टॉपिक्स दिए जाते हैं, उनमें से कोई भी एक टॉपिक सिलेक्ट करके आपने 3 मिनट्स तक बोलना होता है। जब आप वो स्लिप उठाते हैं, जो भी पहला चेस्ट नंबर वो स्लिप उठाता है, उसको 3 मिनट के लिए साइड पे भेज दिया जाता है टू प्रिपेयर ऑन एनी वन टॉपिक। उस 3 मिनट्स में आप अपने थॉट्स कलेक्ट करें और उसके बारे में आपने क्या बोलना है वो सोच लें क्लियरली। जब फर्स्ट कैंडिडेट प्रिपेयर कर रहा होगा तब बाकी कैंडिडेट्स का एक शॉर्ट इंट्रो रहता है, उसमें आपने अपने बारे में, अपना नाम, आपने कहाँ से पढ़ा, कितनी परसेंटेज आई, आपकी फैमिली में कौन कौन क्या करता है, एंड आपकी क्या हॉबीज़ हैं, इंटरेस्ट, एंड आपने क्या क्या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, ये सब कुछ आपने उस शॉर्ट इंट्रो में मेंशन करना होता है। कुछ 1 मिनट की वो इंट्रो रहती है या 30 सेकेंड्स भी हो सकती है। इस इंट्रो के बाद वो फर्स्ट कैंडिडेट आएगा, अपना लेक्चरेट देगा और सेकंड कैंडिडेट को वहाँ पे प्रिपेयर करने के लिए सेकंड स्लिप उठाएगा एंड प्रिपेयर करने के लिए चला जाएगा। 2.5 मिनट के बाद वो एक बेल बजाते हैं आपको बताने के लिए कि 30 सेकंड्स रह गए हैं। देन 30 सेकंड्स के बाद 2 बेल बजती हैं, जहाँ से आपको पता चल जाता है कि 3 मिनट्स जो है कंप्लीट हो गए। 3 मिनट्स तक आपने अपना वो लेक्चर जो है वो डिलीवर करना होता है। 4 में से आप कोई भी एक टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं। इट वुड बी गुड कि आप घर से बहुत अच्छे से कुछ 30 to 40 टॉपिक्स प्रिपेयर करके जाएँ लेक्चरेट के लिए। करंट अफेयर्स के भी कुछ करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू में भी काम आएंगे। देन आता है आपका नेक्स्ट डे 4th डे, जिसमें जो रिमेनिंग जीटीओ टास्क है वो होते हैं। उसमें जो सबसे पहले होता है वो होता है आपका इंडिविजुअल हर्डल्स। ये आपका फिजिकल टास्क रहता है। इसमें आपको 10 हर्डल्स दिए होते हैं जो 3 मिनट्स में आपको क्रॉस करने होते हैं। उनमें से कुछ हैं बर्मा ब्रिज, टाइगर लीप, टार्जन स्विंग, डबल डिच, कमांडो वॉक, और भी कुछ होते हैं लाइक लॉन्ग जंप एंड हाई जंप एंड ऑल। तो इसमें आपको 3 मिनट्स मिलते हैं टू क्रॉस ऑल द ऑब्स्टेकल्स। तो इसमें अगर बॉयज़ हैं उनको 10 करने होते हैं, गर्ल्स हैं उनके लिए 2, टाइगर लीप एंड डबल डिच ऑप्शनल रहता है। अब ऑप्शनल रहने का मतलब ये है कि इसमें अगर आपके 10 ऑब्स्टेकल्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आप दोबारा किसी ऑब्स्टेकल को रिपीट कर सकते हैं विद इन दैट 3 मिनट्स। और गर्ल्स के लिए अगर आप 8 कंप्लीट कर लेती हैं, अगर आप टार्जन लीप और जो डबल डिच है उसको नहीं करती हैं, 8 करने के बाद आप किसी और ऑब्स्टेकल को भी दोबारा ट्राई कर सकती हैं अगर आपके पास 3 मिनट्स में से टाइम बचा है। नेक्स्ट टेस्ट आता है आपका कमांड टास्क। ये सेम पीजीटी की तरह रहता है, बस इसमें ग्रुप रूल नहीं होता, लेकिन इसमें आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि इसमें आप इंडिविजुअल हैं, आप ही ने आइडियाज़ देने हैं। इसमें आपको बुलाया जाता है और आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाया जाएगा, जिसको आपने 15 मिनट्स में क्रॉस करना है। आपको 2 कैंडिडेट्स को चूज़ करना है, वो आएंगे आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प करने, लेकिन आपको वो कोई आइडियाज़ नहीं दे सकते हैं, वो आपकी कमांड को ही फॉलो करेंगे। आपने ही आइडिया देना है कि आप इसको कैसे, इस स्ट्रक्चर को क्रॉस कर सकते हैं। और अगर आप पीजीटी और एफजीटी में नहीं दे पाए थे आइडियाज़, तो यहाँ पे बेस्ट करें, क्योंकि उनको क्लियरली दिख जाएगा कि आप एक स्ट्रक्चर को कैसे क्रॉस कर सकते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन रियल लाइफ में एज एन आर्मी ऑफिसर आती है तो आप इसको क्रॉस कर पाएंगे, सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे या नहीं, और आप अपने जो जूनियर्स हैं उनको कमांड कर सकते हैं या नहीं, ये भी उनको इस चीज़ में क्लियरली दिखता है। कमांड टास्क के बाद आपका लास्ट आता है फुल ग्रुप टास्क। ये फाइनल होता है, इसको फाइनल ग्रुप टास्क भी बोलते हैं, फुल ग्रुप टास्क भी बोलते हैं। इसमें सारे ग्रुप को एक स्ट्रक्चर को 15 मिनट्स में क्रॉस करना होता है, सेम पीजीटी की तरह, और इसमें सिर्फ 15 मिनट्स होंगे और एक ही स्ट्रक्चर आपने क्रॉस करना है। अगर आप बाकी पिछले इन टास्क में अपने आइडियाज़ नहीं दे पाए, स्टिल यू हैव अ चांस टू गिव योर आइडिया, ताकि उनको दिखे कि आपके पास आइडियाज़ हैं।
यहाँ पे आपका GTO टास्क खत्म हो जाता है और जो स्टूडेंट्स बच गए थे इंटरव्यू के लिए उनका इंटरव्यू हो जाता है। देन लास्ट डे आता है आपका कॉन्फ्रेंस डे। कॉन्फ्रेंस डे तक ज़्यादातर आपका जो रिजल्ट है वो बन चुका होता है। अगर उनको किसी स्टूडेंट पे कैंडिडेट पे डाउट है तो वो उस कैंडिडेट से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जनरली कॉन्फ्रेंस डे पे आपसे क्वेश्चन जो किए जाते हैं वो ये होता है कि हाउ वाज योर स्टे, इफ़ यू वांट टू गिव अ सजेशन अबाउट दिस द लिविंग एरिया और एनीथिंग, तो आप सजेशन मांगेंगे आपसे, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चंस, या आपको क्या पसंद आया, आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे रेट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैंने जैसे पहले कहा कि उनको डाउट है, उनको किस अफेयर में डाउट है, उसके रिलेटेड वो क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कई बार सिचुएशंस देते हैं कि ऐसी सिचुएशन है, ऐसा ऐसा हो गया तो आप क्या करेंगे, या फिर अगर उनको नॉलेज के रिलेटेड यहाँ पूछना है तो आपकी स्ट्रीम से वो कुछ क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। और अगर आप वो आंसर्स दे देते हैं, सेटिस्फेक्ट उनको लगता है कि आपको लेना चाहिए, देन आपको वो रिकमेंड कर लेंगे। और जिनका कॉन्फ्रेंस थोड़ा टाइम चलता है, या तो वो इन होते हैं या तो वो आउट होते हैं, उनमें उनको कोई डाउट नहीं होता है। देन इसके थोड़ी देर के बाद सबकी कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद आपका कोई 30 मिनट्स तक आपका जो रिज़ल्ट है आ जाता है। उनमें से कुछ 3-4 स्टूडेंट्स को वो रिकमेंड कर लेते हैं, बट ज़रूरी नहीं है वो रिकमेंड करें। कभी कभी मैंने पहले भी कहा पूरा का पूरा जो आपका बैच है वो वॉश आउट हो जाता है। तो जितने वो चाहते हैं, 1, 2, 3, कई बार ज़्यादा भी हो जाते हैं, वो रिकमेंड कर लेते हैं। देन आपका मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद जितने सेंटर से आपके जो कैंडिडेट्स रिकमेंड हुए हैं, उनमें से जो टॉपर्स रहते हैं, जितनी भी वैकेंसी है, वो टॉप वाले जो है उनको OTA चेन्नई ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। एंड आफ्टर ट्रेनिंग यू विल जॉइन द आर्मी। बस ये था SSB का 5 डेज का प्रोसीजर। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है या कोई चीज़ मुझसे छूट चुकी है तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लोगों के डाउट्स आते हैं तो मैं एक लाइव वीडियो में आके आपके वो सारे डाउट्स जो हैं वो SSB के लिए क्लियर कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।